हेलो एवरीवन, गेजन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 11th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 17 कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है ई बिजनेस एंड आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। तो फर्स्ट 2 लेक्चर के अंदर हमने ई बिजनेस के बारे में स्टडी किया था। इस लेक्चर के अंदर हम आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विस के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेवाओं के बाहरीकरण की धारणा, यानी कि आउटसोर्सिंग जो है, कंसेप्ट ऑफ आउटसोर्सिंग के बारे में, सर्विसेज के बारे में, और सेवाओं के बाहरीकरण की जो प्रकृति है, आउटसोर्सिंग सर्विसेज की नेचर, इसकी रिक्वायरमेंट और इसके टाइप कौन कौन से, इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये थर्ड हमारा, या हम कह सकते हैं कि आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम आउटसोर्सिंग सर्विसेज के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आज हमारा है आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज, और इसको हम बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी कह सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म लर्न कर लेना, बीपीओ की कई बार आ जाती है कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो सबसे पहले हम इसकी कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करते हैं। आउटसोर्सिंग सर्विस मतलब इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ऐसी सेवाएं जो बाहर से ली जाती है। ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करते हैं। व्यवसाय को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए अनेक प्रकार की क्रियाएं करनी, बहुत सारी एक्टिविटी करनी होती है एक बिजनेस को चलाने के लिए, जैसे प्रोडक्शन करना, परचेजिंग सेलिंग करनी, फाइनेंस मैनेजमेंट करना, एडवर्टाइजमेंट करनी, और जो आपका है पत्र व्यवहार करना। अब आपने उधार में माल बेचा है तो उसकी पेमेंट जो है कलेक्ट करनी, और जो कस्टमर है जिनको आपने माल बेचा है उनको आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है। तो इनमें कुछ एक्टिविटी तो ऐसी होती है जो बिजनेसमैन स्वयं कर लेता है, यानी कि जो संस्था बिजनेस कर रही है वो खुद ही इसको कर लेती है। जैसे प्रोडक्शन का कर लिया, क्रय विक्रय का कर लिया, कुछ और भी क्रियाएं ऐसी हो सकती है जिन्हें कुछ और क्रियाएं जो है, कुछ एक क्रिया खुद कर सकता है बिजनेस, और कुछ एक क्रिया ऐसी होती है जिसको करने के लिए संस्था के पास 2 विकल्प होते हैं। जैसे वो संगठन के अंदर ही पूरा कर सकते हैं उन एक्टिविटी को, फुलफिलमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कुछ क्रिया तो बिजनेस को करना जरूरी होता है, और कुछ एक जो एक्टिविटी होती है उनके लिए बिजनेस के सामने ऑप्शन होते हैं कि उन एक्टिविटी को वो खुद भी कर सकता है और बाहर से वो ले भी सकता है ये सेवा। सेकंड ये होती है, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि फुलफिलमेंट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कुछ एक्टिविटी बिजनेस जो खुद करता ही नहीं, वो सारी की सारी बाहर से ही सर्विस लेता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक कंपनी है, अपने उत्पाद का विज्ञापन स्वयं भी कर सकती है और किसी विज्ञापन एजेंसी से भी करवा सकती है। तो अगर वो विज्ञापन खुद करती है तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको खुद को अरेंजमेंट करनी पड़ेगी विज्ञापन करने की। अगर वो बाहर से सर्विसेज लेती है, किसी विज्ञापन एजेंसी से अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन करवाती है, तो उसे आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विस कहते हैं। वो बाहर से ये सेवा ले रही है। तो बाजार में आजकल ऐसी बहुत सारी विज्ञापन एजेंसियां हैं जो अन्य व्यवसायों को विज्ञापन सेवा प्रदान करती है। इस प्रकार की और भी बहुत सारी सेवाएं हैं जो बाहर से आपको अवेलेबल हो जाएगी, जैसे कोरियर की सर्विस होगी, वित्तीय सलाहकार की सेवा, उधार एकत्रित करने की सेवा जिसको डेब्ट कलेक्शन सर्विस कहते हैं, और ग्राहकों को आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करने की सेवा। तो ये बहुत सारी सर्विसेज है जो बाहर से आपको अवेलेबल हो सकती है। देखो, जब व्यवसाय का पैमाना छोटा था तो व्यवसाय ये सारी की सारी क्रियाएं जो अभी हमने ऊपर पढ़ी है, ये सारी की सारी क्रियाएं अपने व्यवसाय के अंदर ही इनको हैंडल करने के इंतजाम कर लिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे व्यवसाय का पैमाना बढ़ा है, उसके साथ साथ अब ये काम जो है मुश्किल हो गया है। कोई भी संगठन इतना सक्षम नहीं होता कि वो इन सारी क्रियाओं को खुद ही विशिष्टता से कर ले, यानी कि जितनी भी क्रियाएं, उन सभी क्रियाओं को वो स्पेशलाइजेशन के साथ खुद कर ले। आज बहुत सी क्रियाओं को करने में कठिनाइयां आती हैं, और उनको दूर करने के लिए, विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त करने के लिए, उन क्रियाओं को करके विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त करने के लिए इन सेवाओं को बाहर से ही प्राप्त किया जाने लगा है। इसे सेवाओं का बाहरीकरण कहती हैं। इसे सेवाओं का बाहरीकरण कहती हैं, आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विस कहती हैं। अब देखा ये थी इसकी कुछ भूमिका, जिससे आपको थोड़ा थोड़ा पता चल गया कि आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विस होती क्या है। अब हम प्रॉपर मीनिंग करेंगे इसका, कि मीनिंग ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज।
बाह्यकरण, मीनिंग ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। देखो, व्यवसाय को कुशलतापूर्वक चलाने और विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ सेवाएं संगठन के बाहर से प्राप्त करने को ही सेवाओं का बाह्यकरण या आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विस कहा जाता है। सिंपल सा मीनिंग है, व्यवसाय को कुशलतापूर्वक चलाने, विशिष्टीकरण प्राप्त करने के लिए कुछ सेवाएं जो संगठन के बाहर से प्राप्त की जाती है उन्हें आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विस कहते हैं। नेचर ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज, बाह्यकरण सेवाओं की प्रकृति क्या है? देखो, इनको कुछ तथ्यों से हम स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है सेवाओं के संगठन के बाहर उपलब्ध होना, अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस जो है संगठन के बाहर अवेलेबल होती है। सेवाओं के बाह्यकरण के अंतर्गत व्यावसायिक संगठनों को सेवाओं से बाहर प्राप्त होती है। कुछ कंपनियां कुछ विशेष प्रकार की सेवा प्रदान करने के लिए स्थापित की जाती है, जैसे उधार पैसा कलेक्ट करने वाली एजेंसी, डेब्ट कलेक्शन एजेंसी अलग होती है। विभिन्न कर्मचारियों के देनदारों से वो रुपया एकत्रित करती है। जैसे आप अपना माल उधार में बेचते हो तो आप ये जो पेमेंट कलेक्ट करने वाला काम है किसी एजेंसी को दे सकते हो, वो एजेंसी आपसे कमीशन लेगी और बदले में आपका ये काम करके दे देगी। सेकंड जो है स्पेशलाइज्ड, क्योंकि एक कंपनी प्राय एक ही प्रकार की सेवा उपलब्ध करवाती है, इसलिए उस विशेष सेवा में उसको विशिष्टता स्पेशलाइजेशन प्राप्त हो जाती है और इससे सेवा की क्वालिटी पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। तीसरा है सेवाओं की सस्ती विधि, यानी कि चीप सोर्स ऑफ सर्विसेज। सेवाओं के बाह्यकरण की प्रकृति जो है सस्ती सेवाएं उपलब्ध करवाने की है। सस्ती, चीप मतलब नहीं घटिया नहीं, बल्कि इनका जो रेट होता है वो कम होता है। इस प्रकार की सेवा को बड़े स्तर पर डीलिंग करने के कारण ये सेवाएं सस्ती दर पर होती है, क्योंकि ये बहुत लार्ज स्केल पे सर्विस प्रोवाइड करती है, तो जो कॉस्ट होती है वो इनकी ऑल ओवर कम पड़ती है। फोर्थ है प्रयोग करने वाले की कुशलता पर निर्भर, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ यूजर। अनेक सेवाएं संगठन के बाहर से प्राप्त हो जाने के कारण उन्हें प्रयोग करने वाला जो भी व्यवसाय है वो अपने मुख्य व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। जैसे कि आपको कुछ सर्विस बाहर से मिल रही है तो वो सर्विस आप बाहर से ले लोगे और उस सर्विस को लेने के लिए आप ले रहे हो तो आपके पास कुछ टाइम स्पेयर बच जाएगा। उस बचे हुए टाइम में आप अपने बिजनेस, आपका जो मेन बिजनेस है उस पर फोकस कर सकते हो। तो इससे प्रयोग करने वाले की कुशलता में वृद्धि भी होती है। सेवाओं के बाह्यकरण की आवश्यकता, नीड फॉर आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इसके पीछे कुछ कारण है जिसकी वजह से इसकी आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहला है अच्छी क्वालिटी की सेवाएं प्राप्त करना, ऑब्टेनिंग गुड क्वालिटी सर्विसेज। देखो, एक कंपनी का अनेक क्रियाओं में विशिष्टीकरण प्राप्त नहीं हो सकता। कोई भी कंपनी है वो केवल एक ही एक्टिविटी में विशेष स्पेशलाइजेशन प्राप्त कर सकती है, बहुत सारी एक्टिविटी में वो स्पेशलाइज नहीं हो सकती। यदि कोई कंपनी सभी क्रियाओं को स्वयं ही पूरा करने की कोशिश करती है, खुद ही पूरा करने की कोशिश करती है, तो प्रदान की जाने वाली सेवाओं की क्वालिटी पर विपरीत प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना होती है, यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी की सर्विस वो प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो इस कठिनाई से बचने के लिए सेवाओं का बाह्यकरण अर्थात सेवाओं को बाहर से प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस होती है। सेकंड है सेवाओं में स्थायी विनियोग से बचना, अवॉइडिंग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इन सर्विसेज। यदि कोई कंपनी ये सेवाएं संगठन के अंदर ही उपलब्ध करते हैं, यानी कि खुद बिजनेस में ही अगर इन सेवाओं को क्रिएट करती है, तो इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट की स्थापना करनी होगी, बहुत भारी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा लग जाएगा। और बाजार में ये सेवाएं बहुत कम लागत पर बिना कुछ इन्वेस्टमेंट किए ही मिल रही है, तो ऐसा न्याय संगत लगता है कि इन सेवाओं को कंपनी से बाहर से ही प्राप्त कर लेना चाहिए और खुद इनको क्रिएट करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या बहुत ज़्यादा कैपिटल फंड इनमें नहीं लगाना चाहिए। थर्ड है व्यवसाय को सुविधापूर्वक ढंग से चलाना, स्मूथिंग रनिंग ऑफ बिजनेस। सेवाओं के बाह्यकरण की आवश्यकता व्यवसाय को सुविधापूर्वक तरीके से चलाने के लिए भी होती है। व्यवसाय का ध्यान अनेक छोटी छोटी क्रियाओं से हटकर एक मेन क्रिया जो उसकी है उस पर केंद्रित हो जाता है, तो इससे व्यवसाय जो है बढ़िया तरीके से चलता है, क्योंकि उसका अनेक छोटी छोटी एक्टिविटी से ध्यान हटकर मेन एक्टिविटी पर लग जाता है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट आता है, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग सर्विसेज।
कितने प्रकार बाह्य की सेवाएं किस किस प्रकार की होती हैं। तो देखो आधुनिक व्यवसाय में अनेक प्रकार की बाहरी सेवाओं का प्रयोग किया जा सकता है। आज आप देखते हो कि एक व्यवसाय में बहुत टाइप की हर एक छोटी से छोटी प्रकार की जो सेवा प्रोवाइड करने की बाहर एजेंसियां ओपन है, उनसे आप सर्विस ले सकते हो। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं हम। सबसे पहले है फाइनेंशियल सर्विस, एडवर्टाइजमेंट सर्विस, कॉरियर सर्विस, कस्टमर सपोर्ट सर्विस। तो ये कुछ एक सेवाएं हैं जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल से। तो ये सेवाएं जो है आपको हर जगह हर सिटी के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। फर्स्ट है फाइनेंशियल सर्विस, वित्तीय सेवाएं। वित्तीय सेवाओं का अभिप्राय ऐसी बाहरी सेवाओं से जो किसी न किसी रूप में कंपनी को वित्त प्रबंधन में सहायता करती है। क्या करती है? कंपनी को वित्त का प्रबंध करने में सहायता करती है। इसके दो एग्जाम्पल है। कैसे? सबसे पहला है फैक्टरिंग। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका 2 मार्क्स और 4 मार्क्स में आ जाता है। एक्सप्लेन द फैक्टरिंग फैसिलिटी। फैक्टरिंग सुविधा क्या होती है, इसका वर्णन करें। तो यह वित्त व्यवस्था यानी कि फाइनेंस अरेंजमेंट करने का एक मॉडर्न तरीका है ये। इसके अंदर एक फैक्टरिंग एजेंसी जो होती है, एक एजेंसी बना ली जाती है जो विक्रेताओं को उनके उधार विक्रय पर अग्रिम उपलब्ध करवाती है। यानी कि उधार बेचने वाले हैं उनको एडवांस में पेमेंट करवाती है और देनदारों से भुगतान एकत्रित करने का काम करती है। मान लेते हैं आपका ये बिजनेस है, ठीक है, आपका ये बिजनेस है, एक्स लिमिटेड नाम का आपका बिजनेस है। आपने क्या किया, यहाँ ये आपके कस्टमर है जिनको A, B, C, D इनको आपने उधार में माल बेच रखा है। और ये जो कंपनी है वो है फैक्टरिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। ये फैक्टरी सर्विस प्रोवाइड करती है। अब जो आपकी कंपनी ने इससे कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, इससे कॉन्ट्रैक्ट ये किया है, इस कंपनी को ये कहा कि हमारे ये उधार के पैसे हैं, आप हमें ये कलेक्ट करके दे दो, इसके बदले में हम आपको 5%, 2% जो भी है कमीशन दे देंगे। तो ये जो कंपनी है एक्स लिमिटेड, ये इनको क्या करती रहेगी, उधार बेचती रहेगी। और ये जो है फैक्टरिंग फैसिलिटी जो एजेंसी है, ये एक एजेंसी है, ये क्या करेगी, इनसे कलेक्शन करके A, B, C, D ये जो डेटर है इनसे कलेक्शन करके पेमेंट जो है अपने पास लाएगी और यहाँ इनको देती रहेगी और इसके बदले में कमीशन लेती रहेगी। तो ये अपनी सेवाओं के बदले में क्या करती है, एजेंसी कमीशन या ब्याज प्राप्त करती है। जिन व्यवसायों में ये सुविधा उपलब्ध होती है उन्हें उधार विक्रय में अधिक पूंजी लगानी नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी जो पेमेंट की कलेक्शन है वो जल्दी आ जाती है, फंसती नहीं है पूंजी। सेकंड जो इसका टाइप है वो है सौदागर बैंकिंग सर्विसेज, मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज। कुछ वर्ष पूर्व तक अंश और डिबेंचर, शेयर और डिबेंचर थे, उनसे संबंधित जितनी भी कार्यवाही थी कंपनी को स्वयं ही करनी पड़ती थी। कंपनी क्या करती थी, इस कार्यवाही में प्रोस्पेक्टस इशू करना, जो सब्जेक्ट मैटर तैयार करना होता है, एप्लीकेशन फॉर्म छपवाना होता, जो भी कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती थी वो कंपनी को खुद ही पूरा करनी पड़ती। और जो भी सिक्योरिटी थी उनको लिस्टेड करवाना, शेयर इशू करना, रजिस्ट्रार को नियुक्त करना और जो अंडरराइटर होता है उसकी नियुक्ति करना। तो ये सारे काम कंपनी को खुद करने पड़ते थे। आजकल ये कौन करता है, अब ये कार्य जो मर्चेंट बैंक होते हैं उनके द्वारा किए जाते हैं। और इस तरह का काम, इस तरह की ब्रांच आजकल हर एक बैंक के अंदर एक टेबल लगी होती है मर्चेंट बैंक की सर्विसेज प्रोवाइड करने की। आजकल हर एक बैंक इस तरह की, ये जो कमर्शियल बैंक है मोस्टली वो ये सर्विस आजकल प्रोवाइड करते हैं। यानी कि कंपनी की तरफ से अभी ऊपर हमने जितनी भी पढ़ी हैं वो सारे काम ये बैंक कर देता है और बदले में क्या करता है, वो इसके बदले में कमीशन ले लेता है। तो सारे कमर्शियल बैंक ये काम करते हैं, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये थी फाइनेंशियल सर्विसेज। अब सेकंड आती है आपकी एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। क्या होती है, आज बाजार में अनेक विज्ञापन एजेंसियां कंपनी के रूप में स्थापित हो चुकी है। बहुत सारी ऐसी एजेंसीज थी, बहुत सारी ऐसी कंपनियां आज स्टैब्लिश हो चुकी है जो केवल दूसरों के प्रोडक्ट का विज्ञापन करने का कार्य ही करती है और बदले में पेमेंट लेती है, जो विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं को विज्ञापन संबंधी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था अधिक से अधिक लाभ अर्जित करनी चाहती है। हर एक संस्था तो यही चाहती है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और अधिक बिक्री। लाभ कब में होंगे, जब अधिक बिक्री होगी। और अधिक बिक्री के लिए क्या करना होगा,
विज्ञापन करना जरूरी है। यदि ये काम कंपनी खुद करती है तो उसकी लागत बहुत ज़्यादा आएगी। और देखो, उसको एक्सपीरियंस नहीं है कि विज्ञापन को किस तरह से इम्प्रूव किया जाता है, किस तरह से अच्छा विज्ञापन किया जाता है, तो सीधी सी बात है, खुद विज्ञापन करेगी तो विज्ञापन की जो क्वालिटी है वो भी घटिया होगी। इस प्रकार इसी काम के लिए यदि किसी विज्ञापन एजेंसी की सहायता ली जाए तो एक तो लागत भी कम आएगी और काम भी बढ़िया होगा, यानी कि जो विज्ञापन है वो भी अच्छी क्वालिटी का होगा, क्योंकि विज्ञापन एजेंसी का ये काम है, उसको इस काम में स्पेशलाइजेशन है, तो हम ये सेवा बाहर से ही ले सकते हैं। इसलिए उसे इस काम में स्पेशलाइजेशन का जो फायदा है वो हम उठा सकते हैं, यानी कि जो भी बिजनेसमैन है अपने प्रोडक्ट का उस एजेंसी से विज्ञापन करवा के बेनिफिट ले सकता है। थर्ड है कोरियर की सर्विसेज। कुछ वर्ष पहले तक आपको अगर कोई लेटर, कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई पार्सल भेजना था एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो आपको कहाँ जाना पड़ता था? सरकारी डाकघर की सहायता लेनी पड़ती थी। सरकारी डाकघर में जाकर ही आपको पोस्ट करना पड़ता था। इस सेवा के लाभ उठाने के लिए आजकल डाकघर जाना यानी कि पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, और पहले वहां जाना भी पड़ता था और उस टाइम ये बहुत महंगी पड़ती थी। आज जो है आपको सरकारी डाकघर में जाने की जरूरत नहीं है। आज ये सेवा एक सुधरे हुए रूप में उपलब्ध है। कुछ निजी व्यक्ति जो है कोरियर कंपनी स्थापित करके ये सेवा प्रदान कर रहे हैं। डाक कैरियर कंपनी के कार्यालय में भी तेजी भेजी जा सकती है यदि पहले सूचित कर दिया जाए। कोरियर जो कंपनी है उसमें अगर पहले सूचित कर दिया जाए तो कंपनी का आदमी स्वयं आपके घर से आकर डाक ले जाता है। और कोरियर सेवा डाक सेवा से बहुत सस्ती, जो कोरियर सेवा होती है जो सरकारी डाकघर से आप भेजते हैं उसके कंपैरिजन में ये सस्ती होती है, खर्चा कम आता है इस पे। कोरियर कंपनी डाक प्राप्ति की रसीद भी देती है, कमीशन लेती है और कुछ दिन बाद डाक पहुंच गई है इस बात की रसीद भी आपको अवेलेबल करवाती है। तो ये सारा काम जो पहले सरकारी पोस्ट ऑफिस करता था, आजकल प्राइवेट जो है एजेंसियां खुल गई है, वो भी ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ग्राहक सहायता सेवाएं, कस्टमर सपोर्ट सर्विस। देखो, कस्टमर की सपोर्ट किस तरह से की जा सकती है। ग्राहकों को व्यवसाय का देवता माना जाता है। कहा जाता है कि अगर ग्राहक खुश है तो समझ लो सफलता निश्चित है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ग्राहकों को खुश कैसे किया जाए। ग्राहकों को खुश करने के लिए कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवानी पड़ती है ग्राहकों को, तब जाकर ग्राहक खुश होते हैं। अब देखो कौन कौन सी सेवाएं ग्राहकों को देनी पड़ती है। घर पर माल को डिलीवरी, होम डिलीवरी की सर्विस देनी पड़ती है। आफ्टर सेल की सर्विस देनी पड़ती है। कुछ समय पहले तक की अगर बात करें तो ये सेवाएं कंपनियां स्वयं ही उपलब्ध करवाती थी, लेकिन आज जो है व्यवसाय का पैमाना बढ़ने के कारण कंपनियों के लिए ये सुविधा अवेलेबल करवाना हर एक कस्टमर को मुश्किल होता जा रहा है। कंपनियों की इन समस्याओं का समाधान करने के लिए बाजार में अनेक तरह की कस्टमर सपोर्ट कंपनीज है, एजेंसी स्थापित हो चुकी हैं। ये कंपनियां माल जो है ग्राहकों के घर तक पहुंचाने के प्रबंध का काम करती है और आफ्टर सेल सर्विसेज का काम भी करती है। प्राय जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर आदि जो निर्माता है इन सेवाओं का प्रयोग करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के जो प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है वो कंपनी मोस्टली इस टाइप की सेवा करती है। एक तो होम डिलीवरी वाले और दूसरी कस्टमर सपोर्ट सर्विस की सेवा जो है कंपनियां लेती है। उनके लिए ये एक तो उनको स्पेशलाइज्ड सर्विस मिल जाती है और दूसरा ये इनके लिए सस्ती पड़ती है। इस कारण से ये कंपनियां इस सेवा को लेती है। तो ये आज हमारा चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ, ई बिजनेस और आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज का, और ये आज हमारा लास्ट टॉपिक था आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विस जो हमारा कंप्लीट हुआ है।